गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th के लिए वेक्टर अलजेब्रा का सेशन हमने कल से स्टार्ट किया है। पहला लेक्चर कल हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिया है, जिसमें वेक्टर का इंट्रोडक्शन और वेक्टर के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे इस लेक्चर में वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको सुनिए, देखिए और समझिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम जो पहली चीज टेकअप कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कैसा होता है, क्या फर्क पड़ता है वेक्टर पर, तो इसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, स्केलर का मतलब है कोई नंबर, केवल मैग्नीट्यूड जिसमें होता है वो स्केलर होता है। ठीक है, और वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है और उसमें डायरेक्शन भी है। सपोज कर लीजिए कि एक कोई क्वांटिटी वेक्टर है हमारे पास, और इस वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कर लीजिए कि ए वेक्टर है और किसी नंबर n से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो n से मल्टीप्लाई करने पर एक नया नंबर आ जाएगा और उस नया वेक्टर आ जाएगा, नया वेक्टर प्राप्त होगा और उसको हम एक नए नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर h। ठीक है, तो n क्या है यहां पर, n इज स्केलर। ठीक है, n क्या है, स्केलर है। अब b इज इक्वल टू na, तो इट मींस यू कैन राइट दिस a वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन b वेक्टर। ठीक है ना, यहां पे n स्केलर है तो सपोज कर लो n इज इक्वल टू 2, ऐसा अगर हम मान लें तो b को क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a लिखेंगे। ठीक है, यानी a वेक्टर जो हमारे पास था उस वेक्टर का क्या हो गया, यहां पे 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, केवल उसका मैग्नीट्यूड कितना था, इतना था। अब ये कितना हो गया, डबल हो गया, तो अब इसको हम लिखेंगे वेक्टर 2a। सेम इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू हाफ ले लेते हैं तो क्या होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ वेक्टर a। अभी क्या है, जितना वेक्टर ये था उसका मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, परिमाण आधा हो गया। ठीक है, अब ये हाफ ऑफ वेक्टर लिख सकते हो या इसको वेक्टर b भी लिख सकते हो, बिकॉज b इज इक्वल टू हाफ a वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, n इज इक्वल टू 5, तो b को क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू 5 टाइम्स a लिखोगे। ठीक है, और ये हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बन गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो गया। तो यहां पर स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर के डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतनी गुना हो जाता है। ठीक है, n अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो v इज इक्वल टू -2 ऑफ a हो गया, और इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ -a वेक्टर। और -a का मतलब क्या है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ a वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर इसमें मैग्नीट्यूड वही रहेगा, -a में उसका डायरेक्शन
अपोजिट हो जाएगा। तो अब 2 टाइम्स यहाँ पे है तो 2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया और डायरेक्शन भी उलट गया, तो b इक्वल टू -2a, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर टू द एनी वेक्टर। तो ये क्वांटिटी का, दोनों क्वांटिटी में ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। इसको आप, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम नई चीज लिखने के लिए चल रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है, दो वेक्टर का एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग। यहां वेक्टर्स को ऐड करना देखना है। सपोज कर लीजिए कि एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी है और इन दोनों को ऐड करना है। दो वेक्टर्स हैं, दोनों का एडिशन देना है। तो इसमें जो रूल बताया गया है वेक्टर एडिशन के लिए, 2 रूल्स हैं। नंबर 1 है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल, और दूसरा है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो लॉ एडिशन से रिलेटेड है। योग के 2 नियम है, एक समांतर चतुर्भुज का योग का नियम और एक सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम, ठीक है। तो अब इसमें जो रूल बताया गया है वो ये है कि अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स, जो कि एक ऑर्डर में हो, के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका जो परिणामी है वो तीसरी साइड के द्वारा रिवर्स ऑर्डर में व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, यहां पर क्या है, ये इसको टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं, ठीक है। दो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक एंड पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट को टेल कहते हैं और एंड पॉइंट को हेड कहते हैं। जिस तरफ एरो लगा होता है वो हेड होता है। तो ये टर्मिनल यानी ये आपका टेल है और ये हेड है। हिंदी में इसको अग्रभाग कहते हैं और इसको पुच्छ भाग कहते हैं या पश्च भाग कहते हैं। तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐड करने के लिए एक वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ कीजिए, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल इस प्रकार से ऐड कर दीजिए कि उसके डायरेक्शन में कोई फर्क ना पड़े, डायरेक्शन चेंज ना होने पाए और मैग्नीट्यूड भी वही रहे। कहने का मतलब है कि इस वेक्टर को हमें यहां पर शिफ्ट कर देना है, जस्ट लाइक ए फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या बताया था हमने कि जब किसी वेक्टर को के मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को बिना चेंज किए उसके इनिशियल पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर सकें, ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुआ और इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हुआ, तो इसको फर्स्ट के हेड पर दूसरे की टेल को ज्वाइन कर दिया।
अब फर्स्ट वेक्टर के टेल को और सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो, तो इस हेड को इस हेड से मिला देने पर अब जो रिजल्ट आया उसको हम सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हैं। ठीक है, सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये लेंथ ऑफ रिजल्टेंट जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ए प्लस बी को डिनोट करता है, और जो एंगल है इस रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच में ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमें सम का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और सम का रिजल्टेंट डायरेक्शन भी प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हम इसको ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर ये किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसमें ए और बी की जो डायरेक्शन है वो एक ऑर्डर में है। जो उनका रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड के द्वारा, किसी ट्रायंगल के थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसका जो डायरेक्शन है वो पहले डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट है। ए और बी का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट का वो क्लॉकवाइज है। तो ऐसे इस प्रकार का जो सम है इसको हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। फिर से देख लीजिए कि जब दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट आसन्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है और जिनकी दिशाएं एक क्रम में होती हैं, एक ऑर्डर में होती हैं, तो इन दोनों के सम को ट्रायंगल के थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन पहले ऑर्डर के अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन। और दूसरी चीज ये है कि अगर इसको हम वेक्टर ए बी कहें और इसको हम वेक्टर बी सी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर ए बी हो गया और ये वेक्टर एक बी सी है, और इन दोनों को एक क्रम में लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिख सकते हैं वेक्टर ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ए है, बी सी इज इक्वल टू बी है, सी डी इज इक्वल टू सी वेक्टर है, और इन तीनों को ऐड करना है। ए बी सपोज कर लीजिए ये वेक्टर है, वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी इस तरीके का है, और वेक्टर सी जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब इन तीनों का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हमें इसका सम फाइंड आउट करना है तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, और वेक्टर बी के टेल को ए के हेड पे शिफ्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये बी वेक्टर हो गया, तो इसको वेक्टर ए लिखेंगे और इसको वेक्टर बी लिखेंगे। ठीक है, अब सी वेक्टर क्या है, ये तीसरे को हम कहां जोड़ेंगे, बी के हेड पर सी की टेल ज्वाइन कर देंगे, और सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने ज्वाइन करके अब इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनाने के तो ऐसे इसको देख सकते हो कि पहले ए और बी को हमने ज्वाइन किया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस बी, और इसके हेड पर हमने सी को ज्वाइन कर दिया, तो अब ये वेक्टर रिजल्टेंट बनाएगा किसका, ए और बी सी, इन तीनों की एक ऑर्डर में डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में है ये, और जो इनका रिजल्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी वेक्टर,
और दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम ये इससे क्या बन गया, तीन वेक्टर को ज्वाइन करने से, इनको ऐड करने से ये एक क्वाड्रिलेटरल का रूप ले रहा है, चतुर्भुज का रूप ले रहा है। ऐसे अगर हम चार वेक्टर को ऐड करते हैं या पांच वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसकी अकॉर्डिंग ये बहुभुज तैयार होता है, पॉलीगॉन बनाता है। ठीक है, तो सम ऑफ एडिशन, सम ऑफ वेक्टर्स फाइंड करने का ये पहला तरीका हमने आपको बताया, जिसको हम ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड रूल इसका जो पैरेललोग्राम लॉ कौन है, इसको हम देखते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं जो किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट ऑलवेज एक पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो उन दोनों के कॉमन पॉइंट से होकर के जाता है। तो कॉमन पॉइंट क्या है, वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, और ये एक पैरेललोग्राम के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ए बी सी और डी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। एडी पैरेलल है बीसी के और एडी इक्वल है बीसी के। ठीक है, एबी पैरेलल है डीसी के, यानी एबी पैरेलल टू वेक्टर डीसी एंड एडी पैरेलल टू वेक्टर बीसी, एंड ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। AB इज इक्वल टू DC, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तभी ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इनका कॉमन पॉइंट ए है और इसी कॉमन पॉइंट से जाने वाले रिजल्टेंट के द्वारा a प्लस बी, ये इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। ठीक है, ए बी एक साइड है जो एक वेक्टर ए को डिनोट कर रहा है, एडी इसका एडजेसेंट साइड है जो वेक्टर बी को डिनोट कर रहा है, और इनके कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल इन दोनों के रिजल्टेंट ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस रिप्रेजेंट एसी डायगोनल की जो लेंथ है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और यहां पर जो फर्स्ट वेक्टर के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या है ये, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। एक बार फिर इसको समझ लीजिए कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द two adjacent side of parallelogram, then the resultant या sum of these two vectors is always represented by the diagonal of parallelogram passing through the common point of vector A and vector B. ठीक है, this is called law of parallelogram for vector addition. ठीक है, तो ये चीज हमें ऑलवेज याद रखना है। और इसको अगर हम गौर से देखते हैं तो ये पहले रूल्स जैसा ही है, उसी का एप्लीकेशन है यहाँ, कोई इसका डिफरेंट नहीं है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है और इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो जब ये वेक्टर बी के बराबर है, ए बी वेक्टर बी के बराबर है, तो और ये जो वैल्यू है वो वेक्टर ए के बराबर है। ठीक है, तो ए प्लस बी एक डायरेक्शन में
और इसका रिजल्टेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले को ही ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें एक चीज और हम जरा देख लेते हैं कि एक वेक्टर है ए बी और इससे दूसरा वेक्टर ज्वाइन किया गया बी सी है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हमने ड्रॉ किया ए सी। ठीक है, ये ए सी वेक्टर हो गया। अब एसी वेक्टर को, अब इसको लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? एसी बनेगा। ठीक है, और इसी की डायरेक्शन ए बी के और बी सी के डायरेक्शन की अपोजिट होगी। अगर इनको साइक्लिक वे में ले लिया जाए, तीनों साइड्स को साइक्लिक वे में ले लिया जाए, चक्रीय क्रम में ले लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी कितना हो गया? ए सी। तो ये वैल्यू हमारी हो गई ए सी और ये है सी ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? तो AC को AC ही रहने दो और CA को माइनस AC लिख सकते हैं, क्योंकि CA वेक्टर जो है वो AC का नेगेटिव वेक्टर है और AC माइनस AC कितना हो जाएगा? ये जीरो वेक्टर बन जाएगा, A वेक्टर बन जाएगा, यानी दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर, यानी तीनों साइड्स का जो सम है वो एक साइक्लिक क्रम में अगर लेते हैं तो ऑलवेज इसकी वैल्यू जीरो होती है। और यही नहीं, अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और तीन वेक्टर ऐसे हैं जो साइक्लिक में इस तरीके से लिए गए, ये और ये, इसका एक आर्डर ए बी बी सी और सी डी तीनों एक डायरेक्शन में एक ऑर्डर में लिए जा रहे हैं, तो इनमें हम ध्यान से देखें तो ए बी और बी सी का सम कितना हो गया? ए सी। ठीक है, ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए सी हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये ए सी और सी डी की डायरेक्शन सेम है, तो अब लिख सकते हो ए सी प्लस सी डी, और इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये बन जाएगा ए डी। तो अब ये दो चीजें हो गई। अब इनको अगर साइक्लिक क्रम में ले लें, ए बी प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर, इनकी वैल्यू बताइए। तो ए बी प्लस बी सी को क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए सी लिख सकते हो। सी डी प्लस तो इसको एज इट इज लिख दो, सी डी प्लस डी ए। AC प्लस CD क्या है, या यहां पे आपने निकाला है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन। AD ये भी है और ये DA है, और इन दोनों की वैल्यू जब लिखोगे तो नेगेटिव वेक्टर के अकॉर्डिंग ये माइनस AD हो जाएगा, तो ये जीरो बन जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का एक चक्रीय क्रम अगर लेते हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर लेते हैं, तो इसका सम जीरो होता है। सेम इसी तरीके से किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को एक साइक्लिक क्रम में लेकर ऐड करते हैं, एडिशन निकालते हैं, तो इनका रिजल्टेंट भी जीरो होता है। इसी प्रकार अगर हमारे पास मेनी वेक्टर्स हैं और वो किसी पॉलीगॉन की साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हैं और उनको हम साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं, तो उनका रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें गौर करने की है, सदैव याद रखिए इस चीज को। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
एडिशन ऑफ वेक्टर्स properties of addition of वेक्टर्स, सदिश योग के गुण क्या हैं ये हमें देखना है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, सपोज कर लो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका सम जो निकलेगा वो ए प्लस बी आएगा। ठीक है, और अगर इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पहले हम वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं और बी के हेड पर ए को ज्वाइन करते हैं और इसके टेल से इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये वेक्टर बी और वेक्टर ए और इनका सम आएगा बी प्लस ए। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो ये वेक्टर बी प्लस ए, बी और ए का सम और ए प्लस बी का सम ऑलवेज इक्वल रहेगा, और इसको कहते हैं फॉर एनी टू वेक्टर्स सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऑलवेज, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है, ये पहला रूल है। दूसरा वेक्टर का सम का जो रूल है, नियम है, उसको हम एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम या साहचर्य नियम। ठीक है, तो इसमें फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और इन तीनों वेक्टर्स के लिए हम जब एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में सबसे पहले कोई दो वेक्टर ऐड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे वेक्टर के साथ ऐड करते हैं। तो ये फॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सपोज कर लो ए और बी को पहले ऐड किया और उसके बाद फिर सी को ऐड किया, और या दूसरा कह सकते हो कि पहले बी प्लस सी को ऐड कर लो और इसका जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट से ए को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे, सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड सम ऑफ बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तो इसको, इन दोनों का रिजल्ट सेम होता है, ये दोनों वेक्टर सेम आते हैं, इसलिए ये इक्वल होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होंगे, और दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स। ठीक है, किसी भी तीन वेक्टर्स के लिए अप्लाई होता है। इसी तरीके से डायग्राम बना करके इनको भी ऐड करके दिखा सकते हैं, but there is no need to show them. ठीक है, you have to learn this property only. And third rule है additive identity, additive identity, योज्य तत्समक। ठीक है, इसको योज्य तत्समक कहते हैं या योगात्मक तत्समक कहते हैं। तो इस एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि सपोज कर लीजिए कोई एक वेक्टर है और इस वेक्टर में क्या ऐड कर दें कि हमें ए वेक्टर ही प्राप्त हो। वेक्टर ए में क्या ऐड करें कि हमें वेक्टर ए ही प्राप्त हो, यानी इस वेक्टर में ऐड करने के बाद भी वेक्टर पर कोई फर्क ना पड़े, तो हम जानते हैं कि ऐसा कोई वेक्टर जीरो वेक्टर ही होता है। तो जीरो वेक्टर जो है
अगर किसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो वही वेक्टर मिलेगा, ए में ऐड करेंगे तो ए मिलेगा, b प्लस 0 करेंगे तो b मिलेगा, c प्लस 0 करेंगे तो वेक्टर c मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है, जीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर दिस इज जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एंड फोर्थ रूल जो हमारे पास है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है? इनवर्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है इनवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ए कोई वेक्टर है और इसमें क्या ऐड करें कि जीरो वेक्टर आ जाए। किसी वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड कर दे कि वो नल वेक्टर दे दे, वो कैंसिल हो जाए, वो समाप्त हो जाए। तो हम जानते हैं कि जैसे न्यूमरल्स में होता है, 2 में प्लस माइनस 2 में प्लस माइनस 2 कर दें तो जीरो आएगा, 5 में माइनस 5 कर दें तो जीरो आएगा। तो ऐसा ही यहां पर भी हम नेगेटिव वेक्टर ए का इसके साथ ऐड कर देते हैं तो ये जीरो आएगा। तो ये कहेंगे माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। Minus a is additive inverse of a and a is additive inverse of minus a। एक दूसरे के ये दोनों तरफ से आप इसको पढ़ सकते हैं। माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है और a माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है। यानी a को माइनस ए में ऐड करें तो भी जीरो आएगा और माइनस ए में प्लस ए ऐड करें तब भी जीरो आएगा। ठीक है, तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एडिशन से रिलेटेड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन का नियम। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि कोई दो वेक्टर हैं और ये वेक्टर्स हैं और लैम्डा जो है वो स्केलर है। ठीक है, तो अगर हम लैम्डा को a प्लस बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लैम्डा a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b प्राप्त होता है। ये है वेक्टर एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चलिए तो अब हम एक और टॉपिक पे बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का घटाना। एक वेक्टर a और दूसरा b है फॉर एनी टू गिवन वेक्टर्स a एंड b। यहां वेक्टर a माइनस b फाइंड आउट करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर पता करना है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं दिस इज माइनस b। अब मीन्स क्या हुआ, माइनस b का मतलब b का नेगेटिव वेक्टर। तो a में अगर हम b का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो डिफरेंस ऑफ a माइनस b कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ a विद b कहलाएगा। तो सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर a हमारे पास है और इसमें हमें वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टर e को ड्रॉ किया हमने एज इट इज और यहां प्लस का साइन लगा दिया और b का नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड इट्स डायरेक्शन चेंजेस जस्ट अपोजिट, अपोजिट करके डायरेक्शन बना दिया गया तो ये माइनस b हो गया। अब इसके हेड पर इसकी टेल को ज्वाइन करके रिजल्टेंट निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये बन गया वेक्टर माइनस बी, और यहां से इसके हेड को ज्वाइन कर दो तो अब ये आ जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये माइनस आ गया और रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहां से पता चल जाएगी फर्स्ट वेक्टर ए के साथ, जो ये डायरेक्शन है, जो एंगल है, इससे डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो आर से रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ऐसे कोई भी चीज निकालनी है, सी माइनस डी करना है तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर माइनस डी करके निकाल सकते हो। वेक्टर सी सपोज कर लीजिए ये है, और ये जो है हमारा सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर डी है और हमें माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर सी को ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम वेक्टर डी को जस्ट अपोजिट उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वेक्टर माइनस डी हो गया। और अब यहां पे देख सकते हो कि ये वेक्टर सी हो गया, सी के हेड पर माइनस डी की टेल ज्वाइन कर दीजिए और इसके माइनस डी के हेड से और सी के टेल से इसको ज्वाइन कर दें, तो जो रिजल्टेंट आएगा ये कहलाएगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, और इस एंगल से इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आप सबको वेक्टर का एडिशन और उसके वेक्टर की प्रॉपर्टीज बताई, दो रूल्स थे इसके, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से रिलेटेड, वो हमने आपको बताया, और सब्ट्रैक्शन के भी बारे में इसमें हमने बात कर लिया है। तो इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे सेक्शन फार्मूला और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, अन्य टॉपिक को कवर करेंगे तो यहीं पर इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसका रिवीजन, इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार जब आप रिवाइज कर करके देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं फंसेगी वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।